इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग है जो पाकिस्तान, ईरान और इराक में बाकायदा तौर पे ऑपरेट हो रहा है और इसके अंदर ख़वातीनो हज़रात मौजूद हैं। इराकी जेलों में कैद इन पाकिस्तानी के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। इराकी पुलिस के कुछ बशिंदे हैं, उनको लेके जाते हैं और इनको अरेस्ट कर लेते हैं कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं है। वो ईंटों के ऊपर सोते हैं, उनके लिए बिस्तर नहीं है। तकरीबन 50 अफराद की जेल है, उसके अंदर 300 अफराद इन्होंने रखे हुए हैं। वीडियो बहुत ही गैर इंसानी है, उसमें उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। जब ये $5000 देते हैं, वो कहते हैं 2000 और भेजें, 3000 और भेजें, 5000 और डॉलर भेजें। इन लोगों ने उधर पाकिस्तान सफारतखाने से रब्ता किया कि जी हम आ तो गैर कानूनी तौर पर गए थे, लेकिन अब यहाँ फंस हम किसी और नए मुसीबत में गए हैं। स्मगल्ड माइग्रेंट्स हैं, उनको दोनों गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो उनकी जो सज़ा हुई है उसको ख़त्म करके उनको रिपैट्रिएशन की जा सकती है। गुज़िश्ता रोज़ एक खबर सामने आई जिसमें इराक में पाकिस्तानी मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद होने के हवाले से कुछ तफसीलात थी। मामला असल में है क्या, ये पाकिस्तानी इराक कैसे पहुँचे, जेलों में कैसे गए, और ये भी इतलात मौसूल हुई कि उन इराकी जेलों में कैद इन पाकिस्तानी के साथ इंतहाई गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। जिनसी ज़्यादती इन लोगों के साथ की गई है, इन लोगों को नंगा भी किया गया। कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो लाहौर आई थी, लेकिन उसके बाद अभी वो मंजर आम से गायब भी हैं। अब आने वाले दिनों में गालबन शायद लाहौर हाई कोर्ट में वो एक दरख्वास्त भी दायर करेंगे और अपने बच्चों की वापसी के लिए जो है ये दरख्वास्त होगी। ये दरख्वास्त दायर करेंगे अली चंगेज़ी सिंधु साहब, जो एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के और इन मुतासरा फैमिलीज़ के वकील भी हैं। इनसे इस हवाले से बात करते हैं कि असल मामला है क्या, ये फैमिलीज़ कौन सी हैं, ये लड़के क्या करने के लिए इराक गए थे और किस तरह से जो है इनको इराक पहुंचाया गया। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम सलाम सर। अली, ये एक ख़बर आपने की जानिब से कुछ सामने आ रही है कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो इराकी जेलों में कैद हैं या मुख्तलिफ टॉर्चर सेल के अंदर कैद हैं। कुछ वीडियोस भी जो मंजर आम पर आई हैं, ये मामला है क्या? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके चैनल का कि आपने इस मुद्दे को इस काबिल समझा कि इसके ऊपर हम गुफ्तगू शनीद कर रहे हैं। ये मामला है 30 से ज़ायद पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का। मैं केस के फैक्ट्स पे बात करूँगा कि पाकिस्तान में कुछ एजेंट्स मौजूद हैं, एजेंट माफिया मौजूद हैं, जो कि 30 से ज़ायद पाकिस्तानियों को, जिनका ताल्लुक़ पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के साथ है, ज़्यादातर का ताल्लुक़ मंडी बहावलदीन गुजरांवाला गुजरात के साथ है, उनको रोशन मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर वो पाकिस्तान से डंकी लगवा कर, कुछ को डंकी लगवा कर, कुछ को ज़ियारात के वीज़े के ऊपर लेके जाकर 1 महीने का ज़ियारात का वीज़ा इराक़ का लगवाया या ईरान का लगवाया। उसके बाद मेहरान बॉर्डर है जो कनेक्ट करता है ईरान को और इराक़ को, और ईरान के ज़रिए या बॉर्डर के ज़रिए ईरान से उनको इराक़ ले गए। अब इराक़ में जाकर इनके साथ इंसानियत सोच सलूक होता है। वहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग मौजूद है, जो एजेंट पाकिस्तान के हैं, ये इन्फॉर्म करते हैं। वो ये इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग है जो पाकिस्तान, ईरान और इराक़ में बाकायदा तौर पे ऑपरेट हो रहा है और इसके अंदर ख़वातीनो हज़रात मौजूद हैं, मर्द भी हैं, औरतें और मर्द, ये गैंग पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऑपरेट कर रहा है। मैंने आपको वीडियोस भी भेजी हैं, वो ज़रूर लगाइएगा। उसके अंदर इराक़ की पुलिस के जो तो वीडियो बहुत ही गैर इंसानी है, उसमें उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनको उसमें बरहना कर दिया गया है और फिर उनके साथ ज़्यादती भी गालबन हो रही है। हरून भाई, इससे बढ़कर चीज़ें हैं। देखें, जब प्राइवेट टॉर्चर सेल है, प्राइवेट टॉर्चर सेल में पहले इनको बच्चों को कोई 10-15 दिन जॉब करवाई जाती है। उसके बाद इधर के एजेंट्स, उधर का जो माफिया है इंसानी स्मगलिंग गैंग, उनको बता देते हैं कि ये बंदे फ़लाँ जगह पे हमने लगवा दिए हैं। वो 10-15 दिन बाद इराकी पुलिस के कुछ बशिंदे हैं, उनको लेके जाते हैं और इनको अरेस्ट कर लेते हैं कि आप इलीगल काम कर रहे हैं, आपके पास वर्क परमिट नहीं है। इस हद तक तो बात ठीक है, पुलिस गई है, उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। लेकिन उसके बाद अलमिया ये है कि इन बच्चों को अरेस्ट करके पुलिस और गैंग के अफराद वो प्राइवेट टॉर्चर सेल में, जो कि बगदाद इराक़ में मौजूद है, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। वहाँ इनके ऊपर इनके मुंह में जो जिनसी गलाजत है वो फेंकी जाती है। इनके जो नाजुक अज़ा हैं, जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं, उनको काटा जाता है। इनके मुंह के ऊपर लोहे के राड मारे दिखाते हैं। तशद्दुद की इंतहा है। मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं, वो नाकाबिले, जिसम क्या कह सकते हैं, देखने को काबिल ही नहीं है वो मंजर, वो तो दिल दहल जाता है। अरुण भाई, इससे बड़ी बात यह है कि ये जो सारा सब कुछ कर क्यों रहे हैं वो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके पीछे मकसदियत क्या है। मकसद ये है कि जब ये गैंग टॉर्चर कर रहा होता है तो बाकायदा वीडियो
के साथ शूट कर रहा होता है कि इस बंदे को बरहना किया जा रहा है, और सामने उसकी माएँ बहनें वीडियो में देख रही होती हैं। क्यों? इनके जहन में ये है, गैंग के जहन में, कि जितना हम वालदैन को दिखाएंगे कि आपके बच्चे किसी और मुल्क में तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, हम इनको मार देंगे, उतने ज़्यादा वो पैसे देंगे, तावान देंगे, रैंसम देंगे। अच्छा अली, मेरा एक सवाल यहाँ पैदा होता है, मैं आपको रोक रहा हूँ। जो बंदा खुद एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ से 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए लगा कर एजेंट को देकर जाता है, तो वो ये इनकी समझ बात नहीं आती कि वो इस काबिल है कि वो यहाँ से इनको फिर को 10-15-20 लाख रुपया देगा। देखें, ये तो पहले जो है वो तो है डंकी लगा के गए। जो आप बात कर रहे हैं ये गैंग तो नहीं समझ सकता। अब गैंग के ज़हन में है कि एक बंदे का आपने नाजुक अज़ा काट रहे हैं एक बाप के सामने, तो बाप तो कुछ भी करने को तैयार है। अब उस दूसरी साइड मैं इनका तो वकील हूँ ही, लेकिन मैं इनके ख़िलाफ़ भी थोड़ी सी बात करूँगा क्योंकि वो हक़ाइक़ ये हैं। अब एक मेरा क्लाइंट है, उसने अपना गुर्दा बेच के अपना बेटा इराक़ भेजा है, और अब वो इस काबिल नहीं है कि वो आके एप्लीकेशन साइन कर दे। वो बिस्तरे मरग पे पड़ा हुआ है एक गुर्दे के साथ, और उससे गैंग पैसे मांग रहा है। वो किस तरह दें? इसलिए ये लोग, इनकी फैमिलीज़ या जो अग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं, वो पैसे नहीं देते। और अगर पैसे देते भी हैं, कुछ क्लाइंट्स ने पैसे भी दिए हैं, 5-5, 10-10 लाख पाकिस्तानी 10-10 लाख दिया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उसको रिलीज़ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जब ये $5,000 देते हैं, वो कहते हैं 2,000 और भेजें, 3,000 और भेजें, 5,000 और डॉलर भेजें। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि उनको रिलीज़ करवाया जा सके। उससे आगे अलमिया ये है कि जब उस इंटरनेशनल ह्यूमन स्मगलिंग गैंग की डिमांड्स पूरी नहीं होती फ़ाइनेंशियल टर्म्स के अंदर, उसके बाद जो इराक़ी पुलिस के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं उनको बुलाया जाता है। चूँकि गैंग के वो मेंबरान हैं, वो काम कर रहे हैं पसे पुश्त, उनको बुलाया जाता है। इन्हीं बच्चों के ऊपर जो फॉल्स क्रिमिनल केसेस हैं वो डाले जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं, इनको फॉल्सली इनको इम्प्लीकेट किया जाता है उन केसेस के अंदर, और कहा जाता है कि ये जो केस हमने रजिस्टर किया है फ़लाँ नंबर का, इसके अंदर आप कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवाएं कि आपने ये वाकई ही जुर्म किया है। अब आप इकरार जुर्म करवा रहे हैं, इकबाल जुर्म करवा रहे हैं, वो भी टॉर्चर सेल के अंदर, वो भी गैंग की मौजूदगी में। जब ये लोग, ये बच्चे इनकार करते हैं, इनको 10-10 घंटे उल्टा लटका दिया जाता है। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मुझे जेल के अंदर से मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने फ़ोन करके बताए हैं। अगला सवाल ये पैदा होता है कि जेल में उनके पास फ़ोन कैसे आया? ये भी एक लंबी दास्तान है। जेल के अंदर हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनको वो ईंटों के ऊपर सोते हैं, उनके लिए बिस्तर नहीं है। तकरीबन 50 अफराद की जेल है, उसके अंदर 300-300 अफराद इन्होंने रखे हुए हैं। पाकिस्तानी बच्चों को 24 घंटे के अंदर एक रोटी मिलती है और बॉयल्ड राइस मिलते हैं। इसके अलावा उनको, अगर आपने कोई बीमार हो गया है, मेडिकेशन करवानी है, तो उसके लिए जितनी आप रिश्वत ज़्यादा जेल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, उतने अच्छे आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड करेंगे, उतनी अच्छी आपको मेडिकेशन होगी। अगला पॉइंट आप वाला कि जेल के अंदर मोबाइल कैसे? जेल के अंदर आप 100, 200, $400 मंथली अगर दे रहे हैं तो आपको मोबाइल वो चोरी रखने की इजाज़त देते हैं। मेरे जो क्लाइंट है वो वॉशरूम में जाते हैं जेल के अंदर, और उधर जाके मुझे कॉल करते हैं बाकायदा। इवन के वीडियो भी मैंने बनाई है जिसमें अंदर वो दिखाई है, जिसके अंदर वो जेल का सारा बता रहा है, दिखा रहा है कि ये लोग ईंटों के ऊपर सोए हुए हैं, और उसमें रिक्वेस्ट कर रहा है मुझसे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें रिलीज़ करवाया जाए। अब इसके अंदर ये क्या होगा? आपके पास वो फैमिलीज़ आई और आके अब उनसे क्या, वो कहाँ पर अपील कर रहे हैं? देखें, अपील का अगर देखा जाए तो जो लॉ की टर्म है अपील, वो तो जो इराकी कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है वो उधर के केसेस हैं, क्योंकि उन्हीं की ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा दी है। रहमदाना अपील, हाँ, या दर्दमंदाना अपील, या कुछ हुकूमत की जानिब से इराकी हुकूमत से रब्ता करने की जो है वो एक दरख्वास्त कह लें। अच्छा, हमने एप्लीकेशंस मूव की हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, और NCHR को, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के ऊपर बाकायदा रिपोर्ट्स मुरतब करता है कि डिग आउट करें। जो ये फैमिलीज़ मुझे भी तो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, उनको वेरीफाई करना तो गवर्नमेंट का काम है, मुतलका इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ का, अदारों का काम है। लिहाजा हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है। अब वो एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, या किस लॉ के तहत हमने एप्लीकेशन। कवानीन
की ज़द में ये आते हैं कि नहीं आते? ये बिल्कुल आते हैं। पाकिस्तान मेंबर स्टेट है, इराक मेंबर स्टेट है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर देखा जाए, यानी कैदियों का तबादला हो सकता है? मैं अर्ज़ करता हूँ, यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है अगेंस्ट यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसका आर्टिकल 17, 18, 19 वो बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स की, ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स की, कि किसी और मुल्क के आप दोनों गवर्नमेंट का आपस में अगर मुआहिदा हो जाता है तो एक गवर्नमेंट अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में कैदी भी ट्रांसफ़र कर सकती है, ट्रायल भी ट्रांसफ़र कर सकती है। अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो ट्रायल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें क्रिमिनलाइजेशन का एलिमेंट मौजूद है, तो आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का एग्रीमेंट करके आप अपने वकील भी यहाँ से इराक भेज सकते हैं, ताकि ट्रायल को फेयर ट्रायल हो सके। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत आपको फेयर ट्रायल, फेयर अपॉर्चुनिटी देना वो आपका बेसिक और सब्सटेंशियल राइट्स है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इराक की गवर्नमेंट जो वायलेशन कर रही है वो नेल्सन मंडेला रूल्स हैं विच हैव बीन फॉलोड बाय यूनाइटेड नेशंस, और जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उसके अंदर इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं प्रिजनर राइट्स के वो मुतय्यन किए गए हैं। लिहाजा हमारी जो पूरी दरख्वास्त है वो इंटरनेशनल GIT के ऊपर मुनहसर कर रही है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रिजनर्स के ऊपर मुनहसर कर रही है, और ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स के ऊपर मुनहसर कर रही है, और उसके बाद म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बात कर रही है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक। और उसके बाद हम सोच रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, जिसका काम यह है कि पूरी दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स वायोलेशन को देखना, परखना और उसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके आगे गवर्नमेंट्स को रिक्वेस्ट करना, तो हम उसकी तरफ भी इंशाल्लाह जाएंगे। और अगर महीने के अंदर इस दरख्वास्त के ऊपर काम नहीं होता तो डेफिनेटली हम लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये नहीं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही इराक की, वो तो इराक की हायर या सुपीरियर कोर्ट्स का काम पाकिस्तानी के हवाले से होगा वो। पाकिस्तान और इराक की यूनाइटेड नेशन के मेंबर स्टेट होने की हैसियत से जो इंटरनेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उसकी कंप्लाइंस के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी इनसे बात हुई है और आपने सुना भी कि एक सवाल मेरे जहन में अली एक और आ रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तानी सफारत खाने ने इनसे को रब्ता किया, या इन लोगों ने उधर पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया कि जी हम तो गैर कानूनी तौर पर गए थे, लेकिन अब यहाँ फंस हम किसी और नए मुसीबत में गए हैं, तो हमें वापस भिजवाने का कुछ इकदाम किए जाएँ? अच्छा, मेरी इतलात के मुताबिक, चूँकि आपको पता है मैंने ईरान में भी ह्यूमन स्मगलिंग का केस किया था। ईरान का जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पे ह्यूमन जो FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, ह्यूमन स्मगलिंग विंग का उधर कोई डिप्टी डायरेक्टर वगैरह मौजूद होता है, FIA का स्टाफ मौजूद होता है जो कि ह्यूमन स्मगलिंग के केसेस को मॉनिटर करता है, देखता है, उनको लीगली असिस्ट करता है। ताज्जुब की बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इराक के अंदर, वहाँ पे FIA का, ह्यूमन स्मगलिंग विंग का एक ऑफिशियल भी नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात ये है कि एम्बेसी का ये काम था, जनेवा कन्वेंशन मौजूद है, वियना कन्वेंशन मौजूद है, उसके तहत आप कम से कम अपने कैदियों तक रसाई आप लेते, उसके बाद इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते। काउंसलर एक्सेस होती है, 30 बंदे हैं, किसी के पास कोई FIR नहीं है, किसी के पास कोई कोर्ट का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। उसके बाद इनको गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इनको कम से कम वकील तो देते, कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन तो देते। अब सबसे बड़ा मसला लिंगुअल बैरियर का आ रहा है। एक जो ट्रायल कोर्ट में जज बैठा हुआ है वो अरेबिक है, उसको या इंग्लिश आती है या अरेबिक आती है। इधर से जो ह्यूमन स्मगलिंग माइग्रेंट है उसको सिर्फ पंजाबी आती है, मैट्रिक वो फेल है। अब सर उसका एग्जामिनेशन इन चीफ भी होना है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है, उसका री एग्जामिनेशन भी होना है, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड भी होनी है, सारा कुछ होना है। क्या ये जो लिंगुअल बैरियर है ये इफेक्ट नहीं कर रहा? के तहत बस चली जा रहा है काम। मसला ये है कि ये जो ह्यूमन स्मगलिंग गैंग है जिसके अंदर ये शहरियार पठान और इरफान बॉस का और दीगर का नाम आ रहा है, इन्होंने प्रोसिक्यूशन और पुलिस को भी मैनेज किया होता है। हमें पता चला कि जो ये रैंसम इकट्ठा करते हैं 50% इस गैंग का होता है, 30% इराकी पुलिस का होता है, 20% जेल एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, जो कि हर हफ्ते हर जुमे को कॉल करवाते हैं जेल से। ये गैंग जाकर $50 लेते हैं, उसके बाद कॉल करवाते हैं घर में इधर, और इधर एक ही डिमांड होती है जी पैसे भेज दें तो हम इनको छोड़ देते हैं। जेल के अंदर से कॉल ये गैंग करवा रहा होता है। छोड़ते फिर भी नहीं है, और पैसे भी नहीं भेजते ये लोग, पैसे भी नहीं भेजते। और उसके बाद जो लिंगुअल भेजेंगे तो बेचारे कमाने गए थे, गरीब लोग हैं, इन्होंने क्या भेजने हैं? अब कितने गुर्दे बेचे? सर देखें, इनको जितनी भी लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर तो नहीं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ तो डॉलर देने पड़ने हैं। बिल्कुल, इन बेचारों के पास तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे इन्होंने। अब तो ये बनता है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेट करे मामले को, और वहाँ जो कैदी
बंद हैं उनकी जो है उन तक रसाई हासिल की जाए। देखें, जो इंटरनेशनल जीआईटी के फॉर्मेशन की हमने बात की है, उसका पस मंज़र या उसके महरक़ात ही ये थे कि जो ये गैंग है इसको डिग आउट किया जाए। मैं जो बात कर रहा हूँ ये हक़ाइक़ पे मबनी है या नहीं है, क्योंकि मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो एग्रीड फैमिलीज़ ने मुझे बताई है, मैंने एप्लीकेशंस में लिख दी हैं। अब इसको डिग आउट करना और दोनों हुकूमतों के दरमियान मुआहिदा करके उन कैदियों को इधर लाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दुनिया का वाहिद क्राइम ऐसा होगा जिसमें एक बंदे की उस क्राइम के कमीशन ऑफ क्राइम के अंदर पार्टिसिपेशन टू सम एक्सटेंट मौजूद है, लेकिन उसको कानून विक्टिम कहता है। पाकिस्तान का प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट 2018 जो डंकी लगा के जा रहा है उसको विक्टिम कहता है। इंटरनेशनल लॉ जो कन्वेंशन मैंने बताया वो भी विक्टिम कहता है। यूएन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का आगे एक्सटेंडेड एक प्रोटोकॉल है जो इसकी बात करता है कि जो विक्टिम ये सारे विक्टिम हैं, ये इसीलिए इनके लिए काम कर रहे हैं, हालांकि इनकी पार्टिसिपेशन किसी हद तक है। उसके बाद उसी प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन है कि जो स्मगल्ड माइग्रेंट्स हैं उनको दोनों गवर्नमेंट्स अगर चाहें तो उनकी जो सज़ा हुई है उसको ख़त्म करके उनको रिपैट्रिएशन की जा सकती है, उनके अपने मुल्क के अंदर आ सकते हैं वापस। बहुत शुक्रिया। अली चंगेज़ी सिंधु साहब मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने इस मामले के ऊपर जो आवाज़ उठाई है कि इराकी जेलों में कुछ पाकिस्तानी कैद हैं और वहाँ पर उन्हें कानूनी मदद की भी ज़रूरत है, सफारती मदद की भी ज़रूरत है। अब देखना ये है कि जो दरख्वास्तें इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री को और फॉरेन अफेयर को लिखी हैं उस पर किस हद तक काम होता है, और जो यहाँ पाकिस्तान में फैमिलीज ये क्लेम करती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो इन इराकी जेलों में कैद हैं, उन माफिया के हाथ में, इस बात में कितनी हकीकत है। तो इस मामले को जो अब थोड़ा सा देख लेना चाहिए ताकि असल हक़ाइक़ भी सामने आए, और अगर वाकई वहाँ पाकिस्तानी इन जेलों में कैद हैं तो उन्हें पाकिस्तान लाने के इंतज़ाम भी किए जाएँ। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।